बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल पीटीआई का ऑनलाइन जलसा था। अहम तवक्को के मुताबिक शार्क ने इंटरनेट केबल पर दंदी काट दी, इंटरनेट बंद हो गया। इस एपिसोड को इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कैसे कर रहा है और ओवरऑल जलसा कैसा रहा? देखें करामत मुगल साहब, साल 2012 था और 2012 में बरतानवी मलका क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड जी, उनकी ताजपोशी को 60 साल पूरे हुए थे। और साल 2012 को बरतानिया ने पूरी दुनिया में मनाया था गोल्ड डायमंड जुबली के तौर पे। सही। बरतानवी मलका की डायमंड जुबली के तौर पे सिक्के जारी किए, मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया, सफारत खानों में फंक्शंस हुए, उनके स्टेट लेवल के ऊपर फंक्शंस हुए। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बरतानवी सफारत खाना है ना, यहाँ पर एक इवेंट हुआ। अच्छा। मैं उस वक्त दुनिया टीवी के लिए बीट रिपोर्टर था, फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करता था। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जितने भी सफारत खाने हैं तो वहाँ पर हमें भी इनवाइट किया गया। तो वहाँ गए ना, तो उस दिन मुझे पहली मरतबा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ थी, मेरे लिए नई चीज़ थी। लोगों को ज़ाहिर है कि पहले से पता होगा, मेरी कम इल्मी समझ लें कि मुझे 2012 में पता चला कि कोई टाइम कैप्सूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। हम वहाँ गए ना, तो बरतानवी हाई कमिश्नर आए और उन्होंने आके कहा कि हम जो है वो एक टाइम कैप्सूल तैयार कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें समझाया कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। उन्होंने कहा कि आप ना, ये सामने कुछ कार्ड्स रखे हुए थे, कुछ नोटबुक्स रखी हुई थी या नोट पैड्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पर जाके अगर कुछ लिखना चाहते हैं, कोई भी अपने ख्यालात पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से, मौजूदा हालात के हवाले से। साल 2011 आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन वाला इंसिडेंट हुआ था। उसी साल 26 नवंबर को सलाला का इंसिडेंट हुआ था। रेमंड डेविस वाला वाक़या हो चुका था। तो बहुत ही एक ख़ास किस्म के ना टेंस माहौल था पाकिस्तान के और वेस्ट के दरमियान। जी। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई भी ख्यालात हैं और फिर ये अब कैसे आप समझते हैं कि आज क्या फोरसी करते हैं या क्या तवक्को रखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, आपकी हुकूमत कैसी होगी, आपके हालात कैसे होंगे, पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम कैसा होगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, नहीं होगी, इसके बारे में अपने कोई भी ख्यालात लिखने हैं। और साथ ही अगर कोई अपना रुमाल इसमें निशानी को रखना चाहे, कोई घड़ी अपनी रखना चाहता है, कोई अंगूठी रखना चाहता है, कोई पेन रखना चाहता है, कोई अपनी जेब में मौजूद कोई 10 रुपए का नोट या कोई भी चीज़ रखना चाहता है, तो हम उसको एक डब्बे में बंद करेंगे और उस डब्बे को हम बरतानवी हाई कमीशन के अंदर ही जो है, हाई कमिश्नर की रेजिडेंस भी है, घर भी है जी, उस घर की बैक साइड के ऊपर जो लॉन है उसमें उन्होंने गहरा सा एक गड़ा खोदा और उन्होंने कहा कि हम उसको आपकी इन तमाम चीज़ों को एक बॉक्स में बंद करेंगे, उसके ऊपर मोटा सा ताला लगाएंगे और उसको सहन के बीचों बीच दफना देंगे। सही। ये हमारा वो टाइम कैप्सूल होगा कि आज से 25 साल के बाद, उन्होंने कहा, मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ज़िंदा होंगे और हम आपको 25 साल के पाकिस्तान बाद, में रहते हुए, हाँ 25 साल के बाद जो है आपको हम दोबारा बरतानवी हाई कमीशन इनवाइट करेंगे और हम इस डब्बे को खोल लेंगे, एक तकरीब का एहतमाम होगा। तो ये जो टाइम कैप्सूल तब खुलेगा तो फिर हमें जो 2000 या फिर हम साथ में और लोगों को भी बुलाएंगे, जो एक नई जनरेशन आ चुकी होगी, विटनेस कराएंगे, ऑल टुगेदर एक नई जनरेशन होगी। वो आकर वहाँ पर उस टाइम कैप्सूल को खुलने के बाद देखेगी कि आज से 25 साल पहले उस ज़माने के जो लोग थे 2012 में, उन्होंने पाकिस्तान और बरतानिया के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, अपनी हुकूमत के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, मुल्क के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया था, मुल्क में हालात के हवाले से जो उन्होंने उस वक्त पेश गोई की थी। तो वो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस होगा, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है और हमने उस हिस्ट्री को उस कैप्सूल में बंद किया और हमने दे दिया। अब मैं आता हूँ कैप्सूल वाली बात पे वापस, पहले मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से इस सारे मामले से रेलिवेंट है। सही। देखिए, कोई गैर मुतवक्की चीज़ नहीं थी कि पीटीआई ने अनाउंस किया कि हमने जलसा करना है। सबको मालूम था कि इंटरनेट जो है वो डाउन हो जाएगा। जो लोग ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट थे, जिनका इंतज़ार था कि आएगा, सुनेंगे, देखेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, तो उनको भी अंदाज़ा था कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। पीटीआई के लोगों को भी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब, जिसको नहीं भी पता उसे पता चल जाए इंटरनेट बंद होने से पीटीआई की मुफ्त की पब्लिसिटी और कैंपेन हो रही है। उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया की अटेंशन खुद के ऊपर ले आते हैं। यानी आपने अगर
इमरान खान की तस्वीर जो पीटीवी पे चली थी, उसके बाद पीटीवी का लोगो और उसके नीचे गेम ऑन है करके वो आपने 12-15 सेकंड उसको ना हरकत की होती, स्टिल ना रखा होता, तो वो बंदा जो तस्वीर उठा के रखा था वो पूरी दुनिया में मशहूर भी ना होता। अगले सेकंड में सीन चेंज होता। हर जगह पर वो बात रिपोर्ट होने लग गई। वो जो 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से इन्होंने प्रोमो जारी किया था पीसीबी ने, उसमें से इमरान खान को निकाल के उसे इंटरनेशनल स्टोरी बना दिया, और अब हर पीटीआई का जलसा जो है वो इंटरनेशनल स्टोरी बन रहा है। काजी फायजीसा साहब जो हैं उनका मामला भी है इस टाइम कैप्सूल वाले मामले में, उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हेडलाइंस बताऊँगा सिर्फ। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन क्या है? ब्लूमबर्ग ने लिखा, पाकिस्तान इंटरनेट डिसरप्टेड ड्यूरिंग रैली बाय इमरान खान्स पार्टी। इनको भी पता है और अब पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान की जमात जो है वो कोई ऑनलाइन इवेंट करेगी, जलसा करेगी, तो पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चलेगा। सवाल ये भी है कि अगर वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑनलाइन जलसे का ऐलान कर दें तो क्या रोज़ाना पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चलेगा? और आप अपनी मईशत को, ख़ुद को, मुल्क को और इस मुल्क में बसने वाले नॉन पीटीआई लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इंटरनेट से तो हर कोई जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल। इसका ताल्लुक सिर्फ पीटीआई के लोगों से नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के लोग इंटरनेट तो आधे से ज़्यादा बिजनेस इस पे चलते हैं। मिंट की खबर है, पाकिस्तान सीज नेशन वाइड इंटरनेट डिसरप्शन अगेन, एक्सपर्ट सेज आउटेज रिमार्केबली सिस्टमैटिक। और फिर वो सिस्टमैटिक को के एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही था हाँ, कि जैसे ही जो है वो जलसा होता है पीटीआई का, उससे आधा पौना घंटा पहले इंटरनेट जाना शुरू होता है, और जलसा आने के बाद एप्लीकेशंस खुद ही सुस्त होना शुरू हो जाती है। इंटरनेट कहाँ जारी रहा। फिर इंटरनेट तो डॉन की खबर है, नेशन वाइड डिसरप्शन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमिड पीटीआई वर्चुअल इवेंट नेट ब्लॉक्स। इन्होंने उसके पूरा डाटा और वो सारा मामला शेयर किया। साथ ही मैं आपको बताऊं कि देखें, पाकिस्तान ये जो सारी सिचुएशन है ना, इस पे मुर्तज़ा सोलंकी साहब का पहले मैं आपको ट्वीट बता दूं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की नौकरी बड़ी सख्त है। वैसे तो वो है ना कि घर में था क्या कि तेरा इश्क उसे गारत करता, या तेरा गम उसे गारत करता थी, फ़कत एक हसरत तामीर सो है। वैसे तो सोलंकी साहब के पास खोने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं है। ओहो हाँ, लेकिन आप इस मुल्क की इज्जत और वक़ार को मत गंवाएं। यानी जब गवर्नमेंट इस किस्म के इवेंट्स के ऊपर पोजीशन लेती है तो उस मुल्क के बारे में तासुर कायम होता है। अभी आपके दफ्तर खारजा ने ईरान पाकिस्तान कशीदगी के ऊपर, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, और एक दोस्त मुल्क होते हुए भी, जिसको हम एक दोस्त और बरादराना मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया। उस पे पाकिस्तान ने एक ऑफिशियल पोजीशन ली। जी, पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर एक ऑफिशियल पोजीशन है, इंडिया की स्टेट टेररिज्म के ऊपर एक ऑफिशियल पोजीशन है, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से इजराइल गज़ा के मामले के ऊपर ऑफिशियल पोजीशन है। तो वो मुल्क जो है वो उसको कैसे सीरियसली लेंगे जहाँ पर मिनिस्टर्स जो हैं वो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो पीटीए ने क्या कहा, पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कुछ देर पहले इंटरनेट में जो तात्तुल आया था उसकी वजह तकनीकी ख़राबी थी, जिसे दुरुस्त करके इंटरनेट को मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। जी, उस पर मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू PTA official PK, the recent disruption in internet services was caused by a technical fault, which has been rectified. Internet services have been fully restored nationwide. मजाक बनवाने वाली बात है ना, सबको मालूम है कि ये सब कुछ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यार आप देखें इनका प्लान देखें, मैं तो कहूँगा खौफ है। इमरान खान नहीं बोल रहे, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं खिताब कर रहे, ना ही परवेज़ लाई बोल रहे, तो फिर डर का है का? नहीं, वो जिस चीज़ का भी है। देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ना, अब कैप्सूल वाली बात पे वापस आते हैं ना, पाकिस्तान एक मखसूस हालात से गुजर रहा है, और जाहिर है कि यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी सख्ती है थोड़ी सी, और आप इस सिचुएशन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा खुलकर बोलते हैं और तो फिर आपको पता है कि और भी बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर एक जबर की वजह से खौफ है और वो नहीं बोलते, वो बात नहीं करते। लेकिन हर शख्स ने इस वक्त एक टाइम कैप्सूल बनाया हुआ है। टाइम कैप्सूल तो फिर बनता है ना, भुगत जो रहे। हाँ,
वो फिर आपके वो दिल में मौजूद होता है। आप जाहिर है कि जितने भी लोग इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, बात कर लेते हैं, कुछ हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं जिनके ऊपर ये पाबंदी नहीं है, वो खुल के बोलते हैं, कुछ हैं जिन्होंने अपने जाहिर है कि रियल आइडेंटिटी के अकाउंट नहीं बनाए हुए, उसके ऊपर बहुत खुल के बात करते हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसमें बहुत सारे मामला हैं, ना आइन की पासदारी हो रही है, ना कानून की पासदारी हो रही है, बहुत कुछ बुक से हट के हो रहा है। और इस टाइम कैप्सूल ने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद खुलना है। सही। और जब इस टाइम कैप्सूल ने खुलना है उस वक्त लोगों ने बात करनी है। तो इस सारे प्रोसेस में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको एक मर्तबा इस मुल्क के हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है, अदर दैन अपने पर्सनल उसके हवाले से। ज़ाहिर है कि हर एक शख्स का एक हक भी है कि आप अपने ज़ात के बारे में भी सोचें, लेकिन इस मुल्क को कम से कम अपनी ज़ात से मुकद्दम समझें, बेहतर समझें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट छापी है 2023 के बारे में, उसका छोटा सा रेफरेंस दूंगा, फिर मैं काजी फायजी साहब पे आऊँगा कि वो इस टाइम कैप्सूल का किस तरीके से हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टाइम कैप्सूल। JIT बन गई है मीडिया पे, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उनका जो फ़ैसला है और दीगर कुछ मामला आता है उनकी तरफ मैं निशानदेही करता हूँ कि वो किस तरीके से इस टाइम कैप्सूल का हिस्सा है। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ का साल 2023 में बदतरीन वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी हिस्ट्री का, तारीख़ का सबसे, ये जो जाके कैंपेन कर रहे हैं ना शहबाज शरीफ एंड कंपनी, ये सारे लोग ये जा रहे हैं, पता नहीं किस मुंह के साथ जा रहे हैं, जाके तकरीरें भी करते हैं, डीट वाले मुंह के झूठी कहानियाँ भी सुनाते हैं। जी। हमने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा दी, हमने घुटने टेके, पाँव पकड़े। हाँ जी। डिफ़ॉल्ट से बचा दी। ये इस रिपोर्ट के मैं कुछ हिस्से आपको बता देता हूँ जी। इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है, ये तकरीबन दुनिया के 100 मुल्कों के मुतल्लिक उन्होंने रिपोर्ट जो है वो शाया की है, और वो किस सिचुएशन से गुजरे हैं, उनके मुख्तलिफ मामलात में हालात कैसे थे। पाकिस्तान के बारे में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ का बदतरीन मुआशी बहरान देखा साल 2023 में, जिसमें गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफा हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कई करोड़ लोग जो हैं, उनका जो राइट टू हेल्थ है, फूड है, यानी खाने की, सेहत की सहूलियात, जो उनका एक मसावी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिलना चाहिए, उसको जो है ना जद पहुंची, ठेस पहुंची, वो नहीं मिला उनको। 740 सफ़ात की ये रिपोर्ट है और इसको शाया किया गया। 100 ममालिक इसमें शामिल हैं, और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF जी, उसकी जो ऑस्टेरिटी के हवाले से और सब्सिडीज़ ख़त्म करने के हवाले से जो मेयर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में किस तरीके से लो इनकम ग्रुप्स, जो कम पैसा कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को मुतासर किया, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। और साथ में सिर्फ ये नहीं लिखा उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में क्या इशू आए, किस वजह से, किस तरीके से पाकिस्तान को वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में भी पाकिस्तान की एवरेज पूरी दुनिया से ऊपर थी, और फिर वो सैलाब और इस किस्म के मामलात में पाकिस्तान में किस तरीके से आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान में, वैसे तो यानी उन्होंने कहा कि पूरे एशिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो लोकली भी और इंटरनेशनली भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ह्यूमन राइट्स का बड़ा इशू आया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो थ्रेट्स और अटैक्स हैं मीडिया के ऊपर, उन्होंने एक खौफ की फ़िज़ा पाकिस्तान में बनाई। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में खौफ की फ़िज़ा रही, और उसकी वजह से लोगों ने सेल्फ सेंसरशिप की। अथॉरिटीज़ ने जो है वो प्रेशर किया, थ्रेट किया मीडिया को कि वो रियासत को, रियासती इदारों को जो है वो किसी भी किस्म की या जुडिशरी को तनकीद का निशाना ना बनाए। ये है वो सिचुएशन। फिर NGOs ने रिपोर्ट किया कि दबाव का, हरासमेंट का, जासूसी का सामना है ऑफ वेरियस ग्रुप्स बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और ये है जो रिपोर्ट HRW ने शाया की है। अब इस सारे मामले में देखें,
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने गया, वो बल्ले की दरख्वास्त गई, क्या मामलात थे, क्या उसमें पटिशन में मौजूद था, अपील में क्या मौजूद था, और किस तरीके से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, किस तरीके से वो फ़ैसला आया। वो कहीं से भी कोई भी शख्स जो आइन की रूह को समझता है, मैं गिवन सेड स्पेसिफिक आर्टिकल की नहीं बात कर रहा, उस मुआहदे को समझता है जो रियासत का रियासत के शहरियों के साथ है, उसे पता है कि ये फ़ैसला उस मुआहदे की रूह के मुनाफी है, उसका जो मीनिंग है, लुब्बे लुबाब है, उसके मुनाफी है, उसके अगेंस्ट है। तो उन्होंने एक इस किस्म का डिसीजन दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि नहीं जनाब बिल्कुल ठीक था, वो लॉ और उस सारे मामले से हट के ये जो करंट एपिसोड हुआ है जी मेरे सामने से खुला हुआ है, 3rd शेड्यूल, जिसमें मुख्तलिफ रियासती आइनी ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर, स्टेट मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, फिर उसके बाद जजेस, उनके ओथ मौजूद हैं। तो जब वो सर्विस में आते हैं तो वो हल्फ क्या उठाते हैं। चीफ जस्टिस जब भी कोई शख्स बनता है वो हल्फ क्या उठाता है, वो ज़रा सुनिए जी, ताकि मैं इसको ज़रा सब्सटेंशिएट करूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जी कोई जिम्मेदारियाँ, वो हल्फ उठाया है उन्होंने ना। हल्फ आपको पता है ना, ओथ होता है, जी जी, वो उन्होंने लिया है, दीवान सदर में लिया था हाँ, वो ओथ लिया है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आगे नाम आ जाता है उनका ना, काजी फ़ाइज़ ईसा। सिद्ध के दिल से ये हल्फ उठाता हूँ कि आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू पाकिस्तान, कि मैं मुकम्मल, मेरा यकीन भी होगा और तमाम अतात गुजारी पाकिस्तान के साथ होगी। सही। जब आप कोई भी शख्स चीफ जस्टिस बनता है उसको ये ओथ लेना होता है दैट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law। कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटी, उसको अपने फ़राइज़ जो हैं उसकी अंजाम दही बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी तमाम तर सलाहियत को बरूए कार लाते हुए अदा करूँगा पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। आगे जब आपने चीफ जस्टिस बनना है तो आप अगली लाइन में आप ओहदे का हल्फ उठाते हुए आप कहते हैं कि दैट आई विल नॉट अलाउ माई पर्सनल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस माई ऑफिशियल कंडक्ट और माई ऑफिशियल डिसीजंस, कि मैं बिल्कुल इसकी चीज़ की को नहीं होने दूंगा, वकूफ़ पज़ीर इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरा ज़ाती मफाद मेरे ऑफिशियल सरकारी तरीक़ाकार को, कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करे, उस पर गालिब आए, या मेरे जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर मेरा ज़ाती मफाद या इंटरेस्ट जो है वो गालिब आए। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि मैं इस आइन का मुहाफ़िज़ बनूंगा, इसका दिफा करूंगा। वही आइन की किताब जिसका छोटा सा नुस्खा उठाकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर सीनियर प्यून जज शहबाज शरीफ साहब के और उनके दरमियान, आसफ जरदारी और इसहाक डार के दरमियान खड़े होकर जिन्होंने हाथ में वो पकड़ उठाकर तकरीर की थी सीनियर प्यून जज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और दैट in all circumstances I will do right to all manner of people, हर किस्म के हर शख्स के साथ according to law, without fear or favor, affection और ill will। कोई इसमें दूसरी वो नहीं है। ये हल्फ है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उठाता है, और ये है आईन पाकिस्तान। इसका आर्टिकल 218, वैसे तो 216 से 218 से 226 तक जो है वो इलेक्शन से मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं जी। सिर्फ 218 जो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक है उसका सब क्लॉज 3 मैं पढ़ देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make sure such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly
and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against। ये आईने पाकिस्तान है, ये इलेक्शन कमीशन को ये कहता है कि आपने इस तरीके से साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना है। जी। ये कहा तो इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन इस आइन का मुहाफिज होने का हल्फ काजी चीफ साहब ने जस्टिस साहब ने उठाया है। अब मोदबाना से गुजारिशन सवाल ये है कि इस मुल्क में जो ये इंटरनेट बंद हुआ है, ये यूगोस्लाविया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ है। आप टीवी ना देखते हो, आप सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप अखबार तो पढ़ते होंगे ना। जी। ये भी एक अवेयर रहना कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, माशरे में, ये तो जाहिर है कि आपकी पार्ट ऑफ योर जॉब है कि आपको पता होगा तो आप अपना काम कर सकेंगे ना। तो यहाँ पर भाई बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, इंटरनेट बंद हुआ है, सबको अंदाज़ा है कि किस वजह से बंद हुआ है। बल्ले का निशान हो ना हो, अदरवाइज़ जिन लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, ठीक है, जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको नहीं इजाज़त मिल रही, जिनके खिलाफ सबूत है, जिनके खिलाफ सबूत है, जो सज़ा याफ्ता हैं, जिनके जो नाअहल हैं, जो इश्तिहारी हैं, या जिनको कानून रोकता है इलेक्शन लड़ने से, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सही। सिंबल वाले मामले पे भी बात नहीं कर रहे। और भाई जिनके आज़ाद हैसियत में बैंगन पे, चिमटे पे, वो व्हील चेयर पे, गधा गाड़ी के ऊपर, बेलन पे, इनके ऊपर जिनके कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, क्या उनको जस्टली फेयरली इलेक्शन जो है और ऑनेस्टली नहीं दिया जाएगा? और अगर नहीं दिया जाएगा तो आइन के इस सारे मामले में काजी साहब ने ही बेड़ा उठाया था ना कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। यू टुक द ओनरशिप। बिल्कुल, पत्थर पर लकीर है। पत्थर पे लकीर आपने करार दिया था, ये सब कुछ आपने किया था, तो अब उस इलेक्शन की जिम्मेदारी अभी लोग नहीं बोलेंगे। JIT बनेगी, नहीं बोल सकेंगे ना जी। इस टाइम कैप्सूल ने 5 साल बाद खुल जाने। वैसे तो नवंबर में काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, 26 अक्टूबर सॉरी जी, अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे काजी साहब। तो लोगों ने जाहिर है कि फिर उसके ऊपर कभी ना कभी तो बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब आइन के, कानून के, ह्यूमन राइट्स के जितने आर्टिकल्स हैं उनके हवाला जात और ये सब कुछ देते थे, ये जहन में रखें कि बंदा जब कुर्सी से उतर जाता है, होते हुए बहुत सारे लोग वकला, और वो भी क्योंकि उन्होंने पेश होना होता है, वो उस तरीके से बात नहीं करते, लेकिन ये टाइम कैप्सूल खुलेगा और तारीख माफ़ नहीं करती। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।